नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक कौरव और स्वागत है आप सभी का। तो सभी बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए भाई, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सभी लोग बढ़िया तरीके से मुझे बता दें, चलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। सभी जुड़ जाए बढ़िया तरीके से भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबकी जय हो, आपकी जय हो, आपके आसपास पड़ोसी रिश्तेदार, अच्छा करने वाले, बुरा करने वाले, है ना, आपके चहेते लोग, सबकी जय हो, है ना। इस दुनिया में आए हुए सभी व्यक्तियों का उद्धार होना चाहिए, है ना। कभी किसी का अच्छा, कभी किसी का बुरा तो होता ही रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट बीच बीच में आता है, सर जी इस एग्जाम के लिए पढ़ ले, सर इस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं क्या। तो मैं बता दूं, आपकी ये क्लास हम मास्टर क्लास के जैसे करते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव का भी आदि आप दे रहे हो, जीके जीएस आता है, तो आपको वहां पर मेरी क्लास से फायदा होगा। आप इसको जरूर अटेंड करिए, रोजाना पढ़ो। अच्छा, एक चीज और है, मान लो एग्जाम नहीं है या एग्जाम देना ही बंद कर दिया है ना, या कुछ और है, नहीं देते एग्जाम जो, तब भी आप पढ़िए, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान एक इतनी कीमती चीज है साहब, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। और आपके पास जितना ज्ञान होगा, आपका उतना ही जो है वो सम्मान बढ़ेगा। ध्यान रखना, पैसे से जो सम्मान मिलता है वो पैसा जाने के बाद चला जाता है, समझ रहे हो। शिक्षा से जो सम्मान मिलता है, ज्ञान से, वो हमेशा आपके साथ रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो एक वो रहता है ना कि क्यों पैसा पैसा करती हो, तो भैया पैसे के चक्कर में मत भागो, दुनिया परेशान है। क्लियर है सभी को। चलिए, तो भैया ध्यान रखना, आप सभी के लिए क्लास जरूरी है, तो रोजाना इसको अटेंड करें, किसी भी दिन मिस ना करें। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले सवाल से। बने तो आंसर करें, ना बने तो आंसर करें, बस कुल मिलाकर ध्यान रखना कि आंसर करना है, ठीक है। चलेगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस पीरियड को कहा जाता है, या किस काल को कहा जाता है। 2001 से 2010, 1951 से 1962, 1990 से 2000, 1941 से लेकर 1951। करिएगा आंसर जल्दी से, बताइए। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए भैया, कोई बच्चा छूट ना पाए, सभी आंसर करते जाए, है ना, बढ़िया तरीके से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो भाई, ए और बी आंसर आ रहा है। चलिए आ जाइए, चलो यहां पर देखेंगे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यदि हम राइट आंसर की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 से 1962। क्या होगा, 1951 टू 1962। ध्यान रखिएगा, भारतीय फुटबॉल का इतिहास का स्वर्णिम युग कहते हैं। हमारे यहाँ फुटबॉल में बेसिकली इतना ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, हमने कर नहीं पाए, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया समय रहा। अब इस समय को क्यों कहते हैं, उसका भी कुछ रीजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रशिक्षक थे सैयद अब्दुल रहीम, ध्यान रखिएगा, हमारे टीम के कोच रहे हैं सैयद अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल रहीम। ये जो पीरियड है 1951 वाला, इसी समय ये क्या रहे, प्रशिक्षक रहे इंडियन फुटबॉल टीम के। क्या रहे भैया, प्रशिक्षक रहे, ध्यान में रखिएगा, इंडियन फुटबॉल टीम का। और इनके प्रशिक्षण में हमने एशियाई खेल जो थे उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, कई चैंपियनशिप में हमने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, एशिया कप में हम उप विजेता रहे, और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, काफी बढ़िया पीरियड जो है वो हमारा यहाँ पर चल रहा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आता है। दूसरा चीज, अब जब फुटबॉल की बात आ गई है तो इंडियन फुटबॉल टीम की बात कर लेते हैं, है ना। पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे आईएफटी का मतलब क्या है। इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम की बात करेंगे तो बताइए, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है। तो इंडियन फुटबॉल टीम के यदि हम कैप्टन की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से। इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम बताइए, क्या है, किसी को नहीं पता है, कोई तो होगा भाई, बताइए। इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम बताइए। इंडियन फुटबॉल टीम, चलिए आ जाइए। तो देखिए, इंडियन फुटबॉल टीम की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो इंडियन फुटबॉल टीम जो है, इसके कैप्टन की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, क्या होगा कैप्टन इनमें, तो भैया वो है सुनील छेत्री जी। कौन है, सुनील छेत्री जी है। कौन है, सुनील छेत्री जी है, इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सुनील छेत्री जी है। और यदि हम बात करें इंडियन फुटबॉल टीम की
कोच के नाम यदि हम बात करें कोच कौन है, तो उनका नाम है इगोर स्टीमैक। क्या नाम है भाई? इगोर स्टीमैक। इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री और कोच है कौन? इगोर स्टीमैक। इनको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या होगा राइट आंसर? सभी बताएं, जल्दी बताएं। लिखा है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा, इसका संबंध किस राज्य से है? गोटा कला का संबंध किस राज्य से? यह सवाल पूछा गया। गोटा कला कढ़ाई की एक कला है और इसका संबंध किस राज्य से है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। आंसर करेंगे। गोटा कला कढ़ाई की एक कला है और इसका संबंध किस राज्य से? यह सवाल पूछा गया है। देखो, एक हो गई कढ़ाई, एक हो गई साड़ियां, एक हो गया आपका पेंटिंग, ये और कई नृत्य, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से जो है वो प्रकार होते हैं इसके, और वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से। चलेगा, तो आंसर करेंगे भैया। गोटा की कढ़ाई की जो है वो कला है गोटा। सभी आंसर कर दो, जल्दी कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर भी हम गोटा की बात करते हैं। गोटा जो कढ़ाई है वो कहां से संबंधित है? राजस्थान। इसे गोटा पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गोटा पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटा पट्टी जो है वो कहाँ की कला है? राजस्थान की कला है। गोटा पट्टी कहाँ की कला है? राजस्थान की कला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे बोला जाएगा सूफ कढ़ाई। सूफ कढ़ाई कहाँ की फेमस है? सूफ कढ़ाई कहाँ की फेमस है? तो आप सीधा बोलिएगा गुजरात की फेमस है। कहाँ की फेमस है? गुजरात की फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं डंका कढ़ाई कहाँ की फेमस है? डंका कढ़ाई, डंका कढ़ाई, डंका कढ़ाई हो या गोटा कढ़ाई हो, दोनों कहाँ की फेमस है जी? राजस्थान की फेमस है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जरदोजी। जरदोजी कहाँ की है? जरदोजी कई बार एग्जाम में आई है जरदोजी। और जरदोजी कहाँ की है? तो जरदोजी के लिए आप कहाँ जाओगे जी? गाड़ी पकड़ना और कहाँ जाओगे? उत्तर प्रदेश चले जाना। फिर आपसे बोला जाएगा कांता कहाँ की कढ़ाई का जो है वो नाम है? कहां पर होती है कांता कढ़ाई? तो आप बोल दीजिएगा वेस्ट बंगाल में होती है। कहां पर होती है जी? वेस्ट बंगाल में होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक होती है पिपली कढ़ाई। पिपली कढ़ाई कहां पर होती है? तो पिपली कढ़ाई जो है वो आपकी ओडिशा राज्य, उड़ीसा लिखा, ओडिशा लिख देना, है ना। तो कहां पर भैया? ओडिशा राज्य में आपकी पिपली कढ़ाई होती है। कौन सी कढ़ाई होती है? पिपली कढ़ाई होती है, याद रखिएगा। एक होती है सुजनी कढ़ाई। सुजनी, सुजनी कढ़ाई कहां पर होगी भैया? तो सुजनी कढ़ाई आपकी, आप चले जाओ कहां पर? बिहार चले जाओ। ठीक है, सुजनी कढ़ाई कहां पर होगी? बिहार में होगी। एक होती है लंबाड़ी कढ़ाई, लंबाड़ी कढ़ाई, और लंबाड़ी कढ़ाई कहां पर जाओगे आप? तो गाड़ी पकड़ेंगे और कहां जाएंगे जी? आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हो गए? सूफ कढ़ाई गुजरात, डंका कढ़ाई राजस्थान, जरदोजी कढ़ाई उत्तर प्रदेश, कांथा कढ़ाई वेस्ट बंगाल, पिपली कढ़ाई ओडिशा, आपकी लंबाड़ी आंध्र प्रदेश, और सुजनी जो है वो बिहार की कढ़ाई है। नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो आंसर। लिखा है दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो टंका नाम का और जीतल नाम का सिक्का किसने चलाया था? और मुझे एक और चीज बताना, ये टंका जो सिक्का था वो किस धातु का बना था? टंका जो है वो किस धातु का बना था, वो भी आप बता देना भाई। बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे सभी आंसर करने की। आपसे बोला गया है किस सुल्तान ने टंका और जीतल नाम के जो है वो सिक्के चलाए? किस सुल्तान ने टंका और जीतल नाम के जो है वो सिक्के चलाए? ये सवाल है आपका। ठीक है, सभी आंसर करेंगे, टंका और जीतल। तो भैया ये बहुत फेमस, बहुत बढ़िया। बी कैसे आंसर कर रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए। देखो, बी नहीं होगा इसका राइट आंसर। जितने बच्चों ने डी किया उन सभी का सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश था साहब। कौन था? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने टंका नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का जो कि किस नाम का था? टंका नाम का था। और एक जीतल जो सिक्का चलाया था, जीतल जो था वो पीतल का था। जीतल मतलब पीतल, तो पीतल का जो सिक्का चलाया था,
है ना, वो कौन सा था भैया, तो वो ध्यान में रखिएगा जीतल था। और चांदी का जो सिक्का चलाया था वो था टंका। इसको आप ध्यान रखें, उस समय गोल्ड वोल्ड का इतना वो नहीं था। समझ में आ रहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इल्तुतमिश भैया कौन है, इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का एक शासक है। गुलाम वंश, गुलाम वंश जिसने कब से कब तक शासन किया, 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो शासन किया था, उस वंश का शासक है। इल्तुतमिश को हम किस नाम से जानते हैं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ में इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसे, इल्तुतमिश को, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की यदि हम चर्चा कर लें तो आपके जीवन, आपसे एक सवाल और आ सकता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनती है। इल्तुतमिश अपने भरोसेमंद लोगों का 40 लोगों का एक दल बनाता है, जिसे चालीसा दल कहते हैं, जिसको बलबन समाप्त करवा देता है, ध्यान में रखेगा। बलबन इसके बाद में आता है, और बलबन जो है, बलबन की यदि हम बात करेंगे तो ये रक्त और लौह की नीति चलाता है। रक्त और लौह की नीति चलाता है, इसको आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत क्रूर व्यक्ति था, चालीसा दल के सभी लोगों को ये खत्म करवा देता है, ध्यान में रखिएगा। ये वही व्यक्ति था जिसने सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत करी। सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत करी, ठीक है, सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत करी, ध्यान रखिएगा। सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत करी, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का कौन सा शासक था, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसके चचा जान थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, अपने चचा जान की हत्या कर देता है। ये पैसा, ये महल, ये शासन, ये राजनीति भैया परिवार में ही लोगों की दगाबाजी करवा देती है ना, अंत में तो खाली हाथ ही जाना है, ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश की बात करेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी मार देता है और इस अपनी ही बहन से शादी कर लेता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता इसके समय में आता है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अब क्या आता है भैया, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासन काल में रची गई थी, बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं। करेंगे सभी लोग आंसर, क्या होने वाला है भाई, राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है तूतीनामा की रचना की गई वो किसके शासन काल में हुई थी। तूतीनामा की रचना, तूतीनामा मतलब एक तोते की दास्तां। तूतीनामा मतलब क्या होगा, एक तोते की दास्तां, एक तोते की दास्तां, एक तोते की दास्तां, इसे तूतीनामा कहा जाता है। बताइए, तो यहां पर आपसे पूछा गया, सभी आंसर करें, जल्दी करें, फटाफट करें, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखो, तूतीनामा जो है ये अकबर के समय की है। अकबर के समय का सबसे ज्यादा इसमें जो है वर्णन भी देखने को हमको मिल जाता है। तूतीनामा की बात करते हैं तो इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें कितनी कहानियां हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 250 लघु चित्र है ना, 250 क्या है, इसमें लघु चित्र बने हुए हैं और 52 कहानियां हैं। 52 जो है वो इसमें क्या मिलेंगी, कहानियां आपको मिल जाएंगी, किसमें, तूतीनामा में। इसका लेखत्व किसके द्वारा किया गया, यदि हम तूतीनामा की बात करते हैं, एक तोते की कहानी, तूतीनामा की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, है ना, जियालदीन नक्शवी या सिर्फ नक्शवी भी आप लिख सकते हो, जियालदीन नक्शवी ने इसको लिखा, जियालदीन नक्शवी, याद रखिएगा, जियालदीन नक्शवी ने जो है वो उसको लिखा, एक तोते की कहानी तूतीनामा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फुल जोश से पढ़ा करो दोस्त। चलेगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो आंसर बढ़िया तरीके से। क्या लिखा है बताएंगे। लिखा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है,
स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है बताना है। लोकसभा, वायसराय हाउस, ग्राम सभा और राज्यसभा। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएं। आपसे बोला गया भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर किसे कहा जाता है। स्पीकर किस सदन में होता है, ध्यान से करना आंसर, है ना। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, चलिए ध्यान देंगे। देखो बेटा, स्पीकर की जब बात निकल कर आती है तो बात दूर तलक जाती है, ठीक है। भारतीय संसद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे, भारतीय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, ये संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 79 में संसद की बात करी गई है। साथ में इसमें यह कहा गया है कि संसद के 3 सदन और 2 सदन होंगे और साथ में राष्ट्रपति जी भी होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे संसद जो है इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में भैया, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये होता, इन तीनों से मिलकर बनती है क्या, संसद, ध्यान रखेगा। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी की बात करी गई है। यदि हम बात करें राज्यसभा की तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात करी गई है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। और लोकसभा को आर्टिकल 81 में दिया गया है और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं या जनता का सदन या निम्न सदन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है साहब, हमारे यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है वो कैसी है, द्विसदनीय है। कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे देश में। और ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है कि भैया 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब क्या लिखा है, किस सदन में जो है वो अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा करी जाती है, तो भैया वो करी जाती है लोकसभा। हमेशा हम क्या कहते हैं, लोकसभा स्पीकर, क्या कहते हैं, लोकसभा स्पीकर। और अभी लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, तो ध्यान में रखिएगा उनका नाम क्या है, ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर है। और ये कहां से आते हैं, कोटा राजस्थान से, कोटा राजस्थान से, ध्यान में रखिएगा। अभी करंट में जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन होता है, 5 साल में भंग हो जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई लोकसभा की बात कि भैया लोकसभा के स्पीकर कौन है। अच्छा, अब एक सवाल और आएगा, आप लोग आंसर करना, बड़ा इजी है। लोकसभा में सदन का नेता किसे कहा जाता है, लोकसभा में सदन का नेता किसे कहा जाता है, ये सवाल है, करो जल्दी से। लोकसभा में सदन का नेता, सदन का नेता, बहुमत दल का नेता, सदन का नेता, बहुमत दल का नेता कौन रहेंगे भैया, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। कौन रहते हैं सदन के नेता, मोदी जी है भैया, ध्यान रखिएगा, जो बहुमत दल का नेता रहेगा, इसको आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में क्या होते हैं जी, सभापति होते हैं। कौन होते हैं, सभापति। और सभापति हमेशा कौन होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जी, जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी। क्या नाम है, श्री जगदीप धनखड़ जी। अब मैं तुमसे यदि सवाल करूं कि बताइए राज्यसभा के अभी उपसभापति कौन है, राज्यसभा के अभी उपसभापति कौन है, तो आंसर क्या करोगे। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। क्या नाम है भैया, हरिवंश नारायण सिंह जी, हरिवंश नारायण सिंह, है ना, याद रखिएगा। ये क्या है, यहाँ के उपसभापति हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में एक सदन का नेता भी होता है। और राज्यसभा में जब हम बात करेंगे सदन के नेता की, तो सदन के नेता कौन है, यहाँ पर ये सब पेपर में आता बेटा, ध्यान रखना। सदन के नेता कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी। कौन है, पीयूष गोयल है, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, ध्यान रखना बेटा। ये सब चीजें नोट कर लिया करो, या दिमाग पे फीड रहते हैं तो याद कर लिया करो। ये चीजें जब भी बार बार आएंगी मैं आपको कराऊंगा, पेपर में आपसे बिल्कुल हलवा की तरह बन जाएगा, समझ में। वैसे हलवा बनाना भी कठिन होता है, लेकिन फिर भी नाम उसका हलवा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है, बताइए।
क्या लिखा है भाई? दिया गया है हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? आंसर करो। सौंदर्य, पौरुष, बालाघात या कल्पना? शास्त्रीय संगीत शैली की बात चल रही है। हिंदुस्तानी संगीत शैली में ख्याल का मतलब क्या होता है? ये सवाल आपसे, आंसर करो। ख्याल का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, जल्दी करें, फटाफट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। देखो, इसमें एक चीज पूछी जाती है, ख्याल शैली से संबंधित घराना कौन सा है? तो देखो, ख्याल शैली से संबंधित जो घराना है वो है ग्वालियर घराना। ठीक है। ख्याल शब्द की जो उत्पत्ति है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये ख्याल वही है जो तुम्हारे ख्यालों में आता है ना, तो ध्यान रखिए। ख्याल मतलब कल्पना, तो याद रखिएगा यहाँ पर ख्याल का मतलब क्या है? कल्पना करना है। कल्पना में जो है वो यहाँ पर संगीत बजाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कल्पना कह लो, है ना, या आप कह सकते हो, या लिख लो विचार कह लो, ख्याल, है ना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, है ना, जिंदगी एक डैश डैश डैश। ठीक है, चलेगा। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज और आता है, ये जो ख्याल संगीत शैली है, इस ख्याल संगीत शैली का उद्भव किसके द्वारा हुआ? इसके शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो उद्भव का श्रेय किसे जाता है? तो उद्भव का श्रेय जाता है भैया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तूतीय हिंद, है ना, याद रखिए, तूतीय हिंद, याद रखिएगा। अमीर खुसरो को जाता है। इन्होंने इसका उद्भव किया और फिर इसकी अलग अलग शैलियां होती हैं। इस ख्याल में जो रचनाएं की जाती है ना, उन रचनाओं को बंदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्याल की जो रचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बंदिश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, ख्याल की रचना को बंदिश कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? बंदिश कहते हैं। ये सब सवाल पेपर में बनते हैं दोस्त, बंदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदिश कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, है ना, इन्हें क्या कहते हैं जी? बंदिश कहते हैं। नोट कर लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक घराना भी मैंने बोला था, वो घराना भी आप लोग बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। कौन सा भैया? तो वो आपका घराना है ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना इसका बहुत ज्यादा फेमस घराना है, जो कि ख्याल से ही जो है वो क्या है? संबंधित है। ठीक है, ग्वालियर घराना कर लो, किराना घराना कर लो, किराना घराना कर लो, और कौन सा होगा? आगरा घराना कर लो। ये सभी इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। बीमारियों की अनुपस्थिति, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो क्या लिखा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। क्या मेजर किया जाता है? ये पूछा गया। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताइए, सभी को करना है आंसर। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माना जाता है, यदि आपको शिक्षा सही मिल जाए ना तो आपका डेवलपमेंट होता रहता है। हमारे यहां पर शिक्षा में ही दिक्कत हो जाती है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है, चलेगा। सभी आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन इस बार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट का थीम था, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि यदि हम यहाँ पर बात करें तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने रहे, बच्चे स्कूल कितना जा रहे हैं, औसत कितना जाते हैं, साथ में जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है जिसे हम GNI कहते हैं, वो भी इसमें देखा जाता है कि भैया लोगों की आखिर नेशनल इनकम कितनी है। यहाँ पर ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक इस बार कितनी है? बताइए। भारत की रैंक यदि हम पिछली बार की बात करें, 2021 की बात करेंगे, तो 2021 में यदि हम बात करेंगे तो 130 थी। अभी कितनी है आपको बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक 2 पॉइंट और गिर गई है, 2
और जो है वो नीचे चली गई है रैंक, और अब हो गई है 132। हमारी जो है वो दुनिया में रैंक कितनी है, तो वो है कितनी भैया, 132। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कौन सी रैंक है, 132 भी रैंक है हमारे देश की, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा, अब आपसे आएगा सर जी फिर टॉप पर कौन सा देश है। टॉप पर वही रहेगा जो लगभग सभी में रहता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। टॉप पर कौन है भैया, टॉप पर आपको मिलेगा क्या, स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड ध्यान में रखेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज है, इसको आप ध्यान में रखना। और जहां से जो है वो एचडीआई इंडेक्स में ये टॉप करेंगे, मतलब यहाँ पर मानव विकास बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या का विकास हो गया, मानवों का नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कत तो वही है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो। लिखा है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। करेंगे आंसर जल्दी से, बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए, कोई बच्चा छूट ना पाए, फटाफट आंसर कर जाए, बताइए। सभी करेंगे भाई आंसर, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी करो, जल्दी करो, लेकर प्रभु का नाम। क्या लिखा हुआ है, राजा रवि वर्मा का संबंध कहां से है। राजा रवि वर्मा क्या शानदार चित्रकारी किया करते थे राजा रवि वर्मा। चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म होता भैया त्रावणकोर में। केरला जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, केरला जाना पड़ेगा। अब एक बार एक सवाल आ गया, ये राजा रवि वर्मा का समय कौन सा था, किस समय ये थे, तो 1848 से 1906 के बीच में। लिख लेना थोड़ा सा राजा रवि वर्मा जी के बारे में। राजा रवि वर्मा, है ना, तो इनका समय कौन सा था, 1848 से लेकर 1906 तक जो है इस दुनिया में रहे। इनको आप यहां पर ध्यान में रखेगा। त्रावणकोर में इनका जो है वो क्या होता है, जन्म होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपने जीवन में करीब 7000 पेंटिंग बनाई है, करीब 7000, है ना, पेंटिंग बनाई है, करीब 7000 पेंटिंग इनके द्वारा जो है वो क्या है, बनाई गई है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, किसने, राजा रवि वर्मा ने। इसको आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और इनसे पूछा जाता है आपसे, इन्होंने हंस दमयंती का चित्र बनाया था, वो सवाल आता है कि ये चित्र किसने बनाया था, तो वो भी आप लोग लिख लीजिए भैया, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो है वो क्या किया था, दमयंती का चित्र बनाया था। दमयंती का चित्र हंस के साथ में जो है वो चित्र बनाया था, ये आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, है ना, चिया लिख दिया मैंने, चित्र बनाया था, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और, राजा रवि वर्मा को कैसर ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया, है ना, कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, किसे, 1904 में, याद रखेगा 1904, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद ब्रिटेन की तरफ से मिलता था। कैसर ए हिंद का स्वर्ण पदक इन्हें दिया गया, का स्वर्ण पदक जो है वो इन्हें दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेगा। साथ में एक ग्रह है जिसके क्रेटर का नाम राजा रवि वर्मा के नाम पर है। कोई बताएगा, ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, एक ग्रह है जिसके क्रेटर का नाम राजा रवि वर्मा के नाम पर है, आंसर क्या करोगे, तो ध्यान रखिएगा, उस ग्रह का नाम लिख लेंगे भैया बुध ग्रह, याद रखिएगा। तो सन 2013 में, है ना, बुध ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया इनके नाम पर, बुध ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया, ध्यान रखिएगा, क्रेटर का नाम रखा गया, नाम रखा गया किसके नाम पर, तो वो रखा गया राजा रवि वर्मा जी के नाम पर। किसके नाम पर, राजा रवि वर्मा के नाम पर। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखो, क्या दिया है भाई, आपसे पूछा गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन और 52वां संशोधन। करेंगे आंसर जल्दी से, बताइए क्या होगा जी राइट आंसर। सभी को बताना है, देरी नहीं करना है, बताइए सभी फटाफट बता दें। आपसे बोला गया है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये सवाल है, बताइए।
सभी बता दें फटाफट जल्दी से। चलिए, तो इसमें भैया सभी का सही है, ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बड़ा भारी सवाल नहीं था। ध्यान रखेंगे, यदि हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों में हमेशा मैंने आपको शुरुआत से बताया इसमें कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे मूल संविधान में यदि हम बात करते हैं, तो मूल संविधान में यदि हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, तो मूल संविधान में 0, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे हमारे संविधान में। लेकिन फिर क्या होता है, फिर साहब एक कमेटी बनाई जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्या करती है भैया, ये रिकमेंड करती है, ये रिकमेंड करती है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। इसी के रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 होता है, इंदिरा गांधी जी के समय। किसके समय, इंदिरा गांधी जी के समय। और इसमें इतने सारे संशोधन होते हैं कि इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहां पर क्या किया, हम यहां पर रसिया से प्रेरित हुए। किससे, यूएसएसआर, रसिया। याद रखिएगा, हमारे देश में जो आप फंडामेंटल ड्यूटी, या हिंदी में लिख लो मौलिक कर्तव्य, है ना, हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो कहां से प्रेरित हैं, तो वो है भैया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। कितनी, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। और ये कहां पर जोड़े गए, तो एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, भाग 4A जोड़ा गया, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। तो इसको आप ध्यान रखेगा, संविधान में एक नया भाग, भाग 4A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद जोड़ा गया, और आर्टिकल 51A जो है वो यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी आती है। कब आती है जी बताइए। अभी आपको मिलेंगी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो अभी जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने, 11। अभी आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो यहां पर मिल जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अब 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे, जो +1 एक जुड़ा, वो कब जुड़ा, तो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और ये होता है सन 2002 में। और इसके तहत क्या कर दिया जाता है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, है ना, वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य माता पिता एवं उनके अभिभावक का, उनके पालक का होगा। ये इनका कर्तव्य होगा, ये यहां बताया गया। क्लियर है, जिसने पहली बार पढ़ा हो भाई उसको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जहां कुछ दिक्कत हो आप तुरंत पूछ लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो। क्या लिखा है, लिखा है भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या केरला। कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है, ये सवाल है। करिए आंसर जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और केरला। करिए आंसर सभी लोग, बढ़िया तरीके से भाई बता दें, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। अच्छा एक चीज और इसमें सवाल पूछी गई कि हमारे देश में जो बहुतायत में जो हम लोग कच्चा सिल्क बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, वो आखिर है कौन सा, उसका नाम पूछा जाता है। किसी को पता है क्या, किसी को पता हो तो बताओ। चलिए ध्यान रखेंगे, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है कर्नाटका। कौन है भैया, कर्नाटका, इसको आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर्नाटका है। और हमारे देश में जो कच्चा सिल्क होता है वो यहां पर होता है सहतूत सहतूत रेशम, है ना, क्या होता है, सहतूत रेशम का प्रोडक्शन हमारे देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। किसका, सहतूत रेशम का, ध्यान में रखिएगा। तो कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, कर्नाटका। अच्छा सेकंड नंबर पर किसका नाम आता है जी, तो सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। रेशम के मामले में फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, और आंध्र प्रदेश के बाद सीधा नॉर्थ ईस्ट चले जाओ और आपको रेशम कहां पर मिलेगा, तो आपको असम में मिलेगा। कहां पर मिलेगा जी, असम में। कहां पर मिलेगा, असम में मिलेगा, नोट करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया इसको आप नोट कर लीजिए।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है बताएंगे। पूछा गया है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक। क्या होगा राइट आंसर बताइए। सभी को बताना है, कोशिश करना है आपको, यही आंसर कर दो, जल्दी कर दो। आपसे बोला गया तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए, मैंने पहले भी बताया हुआ है तुगलकाबाद। बताइए, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो भाई? बी। बहुत बढ़िया, बी और ए है ना? ए लग रहा है क्या तुमको? ए का तो मैंने बताया था आपको। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये फिरोजाबाद बसाते हैं। क्या बसाते हैं जी? फिरोजाबाद, है ना? फिरोजाबाद किसने बसाया था? तो ये बसाया था फिरोज शाह ने। हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह ने बसाया था। लेकिन जब बात आती है किसकी? बात आती है तुगलकाबाद की, तो इसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इसे हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं? गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की यदि हम बात करते हैं तो ये किस वंश का शासक था भैया? तो ये था तुगलक वंश का शासक। किस वंश का था? तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, है ना? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। बाद में फिर मोहम्मद तुगलक और बाकी सभी लोग यहां पर आए थे। एक और बात, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद को एक उपाधि धारण देकर रखी थी। कौन सी? दिल्ली का पहला सुल्तान कहता था ये खुद को। क्या कहता था? दिल्ली का पहला सुल्तान कहता था। दिल्ली का पहला सुल्तान इसी को कहा जाता है, ये खुद को कहता था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल आ जाएगा तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के कौन से नंबर का वंश है? तो आंसर क्या करोगे? दिल्ली सल्तनत के कौन से नंबर का वंश है तुगलक वंश? तो आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान में रखिएगा, यदि ये सवाल आएगा तो आपको जीके टीएसएल याद है। गुलाम वंश सबसे पहले, फिर दूसरा खिलजी वंश और तीसरा आता है कौन सा? तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद सैयद वंश और फिर आता है सबसे आखिर में लोधी वंश। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आप सभी लोगों को इस क्लास की पीडीएफ, बल्कि सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल रही है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं भैया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर यहाँ पर क्या मिल जाएगी? लिंक मिल जाएगी, है ना? जहां पर लिखा है इन सभी क्लास की पीडीएफ के लिए डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। तो आप उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद, आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन आएगा यूट्यूब प्लेलिस्ट। इस पर जब आप जाओगे तो आपको यूट्यूब की सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाकर क्लास को देख सकते हो और क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हो, वॉच भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पीडीएफ को। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका क्या आता है भाई? आंसर करो जल्दी से, बताइए क्या दिया गया है? दिया गया है 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वॉवेल या लॉर्ड लिनलिथगो? करिए आंसर, सभी कर दें, फटाफट कर दें, क्या होगा राइट आंसर बताइए। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताइए। किस गवर्नर जनरल ने की थी? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। देखो यहां पर ये सारी चीजें जब चल रही थी ना, ये चल रही थी जब हमारा देश आजाद होने के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया था, तब की ये सारी चर्चाएं हैं। 3 जून 1947 में किस योजना की उद्घोषणा की गई? उसके पहले आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड वेवेल की बात करेंगे तो भैया ये लेकर आए थे वेवेल प्लान। आपको पता है वेवेल प्लान आया था। तो वेवेल प्लान कब आया था? वेवेल प्लान कहो या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, शिमला सम्मेलन। क्या कहते हो? शिमला सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? ये भी आप लोग लिख लो। वेवेल प्लान या शिमला सम्मेलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1945, 1945 में हुआ था। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन।
क्योंकि इसे 3 जून 1947 को जो आया था, इसे जो है वो 3 जून का प्लान, 3 जून की योजना, है ना, 3 जून का प्लान या 3 जून की योजना कहते हैं, या फिर इसे माउंट बैटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंट बैटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंट बैटन योजना के नाम से जाना जाता है। ये योजना ऑलमोस्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसी ही थी। मतलब इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसमें ऑलमोस्ट यही सारी बातें लिखी थी, जहां पर पंजाब और बंगाल के हिंदू मुसलमानों में कहा था कि भैया हम तुम लोग वोटिंग कर लो, आपस में देख लो, तुम कहोगे तो इसे पाकिस्तान में कर देंगे, तुम कहोगे तो ये भारत में रहेगा। इस तरीके की चर्चाएं थी। जिसको जहां जाना है वो वहां पर जा सकता है। ये सारी चीजें करी गई। इसने बोला असम के सिलहट में हम जनमत संग्रह कराएंगे, उसकी भी चर्चा करी। साथ में कहा कि एक रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाएगा, एक रेड क्लिफ आयोग बनेगा जो कि दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा के बारे में जो है वो काम करेगा। इसलिए आप देखना रेड क्लिफ समिति ने जो सीमा रेखा बनाई थी वही चल रही है, और उसी लाइन को ही कहा जाता है उनके नाम पर, रेड क्लिफ लाइन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ने पर अगला सवाल आता है जी, क्या आता है? आंसर करो। यहां पर दिया गया है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातूर्जनियम लिखा? भारवी, कालिदास, चाणक्य या अश्वघोष? किरातूर्जनियम किसने लिखा? ये किरातूर्जनियम किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर करेंगे। किरातूर्जनियम किसने लिखा है बताइए। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। और मुझे ये भी बता देना कि एक्चुअली ये लिखा कब गया था। आजकल शताब्दी भी पूछ ली जाती है, भैया इस समय लिखा गया था, इस समय नहीं लिखा गया, है ना। तो जल्दी से आंसर कर दे, फटाफट कर दे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे भैया, प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो किरातूर्जनियम की यदि हम बात करते हैं तो किरातूर्जनियम भारवी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा लिखा गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। किस भाषा में लिखा गया? तो इसे लिखा गया भैया हमारी यहाँ की सबसे शानदार भाषा, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ध्यान में रखिएगा। किरातूर्जनियम कब लिखा गया? तो 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में जो है वो इसे लिखा गया। वो भी आप ध्यान में रखिएगा किरातूर्जनियम को। किरातूर्जनियम की यदि हम बात करते हैं तो भैया इसमें हमको किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो किरत से भी, लिख लीजिएगा, इसमें हमको युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। किरतवेशी शिव, किरतवेशी शिव एवं अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। एवं अर्जुन के बीच युद्ध, एवं अर्जुन के बीच युद्ध का जो है वो आपको इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किरातूर्जनियम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी को बताना है, देरी नहीं करना है। क्या होगा राइट आंसर? सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? ये आपको बताना है। सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताइए। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से? स्क्वैश, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? करिए आंसर जल्दी से, बताइए। सोमदेव देववर्मन, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। काफी सारे इन्होंने जो है वो मेडल दिलवाए हैं। साथ में यदि हम बात करें तो सोमदेव देववर्मन भारत के दूसरे सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित है। अब बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखिएगा, सोमदेव देववर्मन की बात करते हैं भैया। ये टेनिस के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं? सोमदेव देववर्मन जो है वो किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। ध्यान में रखिएगा। अब ये सवाल आते कैसे है बेटा? देखो, आपको सारे खिलाड़ियों के नाम याद नहीं रखने होते। करना क्या होता है, कोई खिलाड़ी यदि चर्चा में है किसी कारणों से, आप उसका पढ़ लो कि भैया ये कौन है, कहाँ, क्या इसने जीता है, कौन से खेल से संबंधित है, ये पढ़ लो। साथ में किसी ने यदि मेडल जीता है, कोई बड़े इवेंट में मेडल जीता है, किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, या किसी ने कोई विवाद है, उन लोगों के नाम जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आया है सोमदेव देववर्मन जी। सोमदेव देववर्मन की बात करते हैं तो इन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार इनको जो है वो मिला है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार
भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसमें इनामी राशि कितनी है, कौन बताएगा? इनामी राशि कितनी है भाई, बताइए जल्दी से। चलिए, तो इनामी राशि इसमें दी जाती है 15 लाख रुपए। कितनी दी जाती है भाई, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें दी जाती है 15 लाख रुपए। कितनी जाती है? 15 लाख रुपए जो है वो दी जाती है। इसको आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? चलिए, ये आप कर लेना। अच्छा, इसके अलावा 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर? चलिए, तो ये थी कुछ चीजें जो मुझे आपको यहाँ पर जो है बतानी थी। काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, काफी सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। जो बच्चे नए हैं बेटा, ध्यान रखना, रोजाना 12 बजे हमारी क्लास होती है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो, याद रखो। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, तभी आपका उद्धार होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम बताइए भाई। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, रोजाना 12 बजे हम लोग मिलते हैं। इस क्लास को रोजाना पढ़िए। और जो बच्चे नए, आप लोग अलार्म सेट कर लो। यदि आपको लगता है नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं चलता, तो आप अलार्म सेट कर लें कि 12 बजे हमें क्लास में उपस्थित हो जाना है। ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रोजाना पढ़िए, लगातार पढ़िए। और साथ में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को इस क्लास को रोजाना अटेंड करना है, मतलब करना है एनी हाउ। समझ में आ गया? चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में अगले और भी बढ़िया तरीके के सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड डे, थैंक यू।